अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है मम्प्स के बारे में। तो मम्प्स को उर्दू में कनपेड़े कहते हैं और कनपेड़े के नाम से अगर आप इस पे सोचें तो कान के पास जैसे पेड़े होते हैं, स्वेलिंग होती है, उस तरह की एक चीज़, एक पिक्चर पेशेंट की बनी होती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनको कनपेड़े निकल आते हैं और ये वायरस की वजह से होते हैं और ये खुद ही ठीक हो जाता है चंद दिनों के बाद। गदूद होते हैं बेसिकली कान के नीचे और थोड़ा-सा पीछे और ये गदूद जो होते हैं इनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है और इसका मकसद ये होता है कि ये थूक बनाते हैं। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इस वायरस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करने का शौक होता है, तो इस वजह से जब ये इन्फेक्ट हो जाता है तो ये सूज जाता है और सूजने की वजह से एक बहुत ऑब्वियस स्वेलिंग मुँह पे नज़र आ रही होती है। मम्प्स बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत ईज़िली फैलते हैं और वेरी हाइली कंटेजियस होते हैं। इसके सिम्पटम्स में स्वेलिंग के अलावा जनरली ये होता है कि जब एक्सपोज़र हो जाता है वायरस से तो तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? सिम्पटम्स इस तरह से आते हैं कि शुरू में वेग से सिम्पटम्स होते हैं, बच्चे को भूख नहीं लगती, थकावट हो रही होती है, पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है, हल्की-फुल्की सर दर्द होती है, थोड़ा-सा गला ख़राब भी हो सकता है और थूक निगलने में हल्की-सी मुश्किल हो रही होती है। शुरू में हल्का बुखार होता है और फिर तेज़ बुखार हो जाता है और फिर द मोस्ट ऑब्वियस फीचर इज़ कि एक साइड के ऊपर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और फिर अगले दिन या उसी दिन दूसरी साइड पे भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। ये जो स्वेलिंग होती है ये कान के नीचे और पीछे की तरफ होती है और इसको अगर टच करें, इसको दबाएँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वैसे भी दर्द होती है लेकिन दबाने से ज़्यादा दर्द होती है। और क्योंकि उसकी लोकेशन इस तरह की है ना, हमारे जॉ की इस तरह की है, जब हम खाना चबाते हैं, तो जो जॉ है जब हमारा चबाते हुए हिलता है, तो ये छिड़ता है और दर्द होती है, तो खाना चबाने में भी बहुत दर्द होती है। इसीलिए और ये जो गदूद होते हैं, ये सलाइवा बनाते हैं, जो थूक बनाते हैं, तो आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो थूक बनती है और उसका एक रोल होता है खाने को नरम करने में। तो क्योंकि ये जो गदूद है ये इन्फेक्टेड हुआ है, तो वो उस तरह से थूक भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता और मुँह थोड़ा-सा ड्राई-ड्राई महसूस करता है पेशेंट। हर केस में नहीं, लेकिन कभी-कभी जो लड़के होते हैं या आदमी होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन जो है, वो इनको टेस्टिस जो एरिया है, उसकी स्वेलिंग और दर्द भी करा सकता है और बच्चियों में लोअर एब्डोमेन में भी दर्द हो सकती है। इसके कॉज़ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है? तो कॉज़ मम्प्स वायरस है। रिस्क आपको तब है अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई तो देयर इज़ अ चांस कि आपको ये हो जाए और बीइंग इन क्लोज़ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट। अब ये फैलता किस तरह से है? ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फैलता है। पेशेंट अगर खाँसी करे या छींक उनको हो और कंटैमिनेटेड सलाइवा को अगर वो टच करे या नेज़ल सेक्रीशंस को टच करके फिर दूसरी चीज़ों पे अपना हाथ लगाए और इस तरह वो चीज़ एक और पर्सन टच करे, तो ये इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। जब एक दफ़ा ये इन्हेल हो जाता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स की तरफ ट्रैवल करता है और वहाँ पे ये वायरस जाके मल्टीप्लाई करता है और वो ग्लैंड स्वेल हो जाता है। समटाइम्स हर केस में नहीं, लेकिन यहाँ से ये सीएसएफ में एंटर हो जाता है। सीएसएफ वो पानी है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द फ्लोट कर रहा होता है और जब ये इस पानी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन तक भी जा सकती है। उसके अलावा ये कि वैसे तो ये हुदूद तक ही लिमिटेड रहता है, लेकिन अगर ये फैलने पे आए, तो ये ब्रेन में, पैंक्रियाज़ में, यानी कि पैंक्रियाज़ होता है लबलबा और टेस्टिकल्स और ओवरीज़ जो कि है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल्स और फीमेल्स के, उनमें भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन्फेक्टेड पेशेंट के यूटेंसिल यानी कि उसके बर्तन वग़ैरह, उसके टॉवल, उसकी कोई भी ऐसी पर्सनल आइटम जिसको वो रिपीटेडली एक दिन में टच करता है, उसके उसके साथ कॉन्टैक्ट आने से ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ड्यूरेशन इसकी बेसिकली ये है कि मैं हर अपनी वायरल डिज़ीज़ में मेंशन करती हूँ कि एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो अगले दिन या उसी दिन बीमारी सामने नहीं आती।
तकरीबन इस केस में 2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें वायरस जो होता है वो बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसके बाद डिज़ीज़ के सिम्पटम्स सामने आते हैं, यानी कि बुखार वगैरह सामने आता है। Patient is contagious roughly between the time they are exposed to the virus to when the glands swell. तो सबसे ज़्यादा उन पेशेंट से बैक्टीरिया इन्फेक्शन लोगों को फैलती है जब वो वायरस से एक्सपोज हुए होते हैं और ग्लैंड की स्वेलिंग आने तक। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड होता है। तो मम्प्स वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक पॉपुलर प्रिपरेशन वैक्सीन की मिल रही होती है जिसको एमएमआर वैक्सीन कहते हैं। एमएमआर स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। तो ये खसरे के साथ मम्प्स की वैक्सीन अमूमन साथ मिलती है। इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं। ये एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन होने की वजह से ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। न्यूबॉर्न्स, प्रेग्नेंट वुमेन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पॉपुलेशन, यानी कि जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है, उनको ये वैक्सीन सूट नहीं करती। जनरली ये 12 टू 15 मंथ्स में इसकी पहली डोज देते होते थे ईपीआई स्केड्यूल के हिसाब से, और दूसरी डोज 4 टू 6 ईयर्स के हिसाब से दी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के ईपीआई स्केड्यूल से अब ये वैक्सीन रिमूव हो गई हुई है और इसको आपको प्राइवेटली लगाना पड़ेगा। अब जो ईपीआई स्केड्यूल है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ एटलीस्ट उस वक्त अब ये एमएमआर की जगह सिर्फ एमआर वैक्सीन लगती है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ईपीआई स्केड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आखिरी 2 विजिट्स हैं 9 मंथ्स और 15 मंथ्स, इसमें एमआर1 और एमआर2 लगते हैं। पहले ये एमएमआर होता था। तो मम्प्स वाला जो एलिमेंट है वो इसमें से निकल चुका है। फिर हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि वैसे तो रेयर होती हैं, लेकिन एडल्ट्स में कॉम्प्लिकेशंस आने का ज़्यादा चांस है। कॉम्प्लिकेशंस में हियरिंग लॉस हो सकता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, यानी कि जो स्पर्म मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है मेल्स में। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस यानी कि गर्दनतोड़ बुखार, दिमाग की इन्फेक्शन, ब्रेस्ट की स्वेलिंग, टेस्टिकुलर ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और स्टमक एक भी हो सकता है। घर में इसका क्या इलाज है? जनरली जैसे मैं हर वायरल डिज़ीज़ के बारे में कहती हूँ कि आप इंतज़ार करें कि ये डिज़ीज़ खुद ही रिज़ॉल्व हो। पेशेंट को आराम कराएँ, उनको पानी दें, खूब नींद पूरी करें, रेस्ट करें। नमकीन पानी के गार्गल करने से कुछ सुकून मिलता है। एंटीबायोटिक्स जनरली इनका रोल नहीं होता क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिज़ीज़ के लिए होते हैं। लेकिन अगर साथ सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ को ख़्याल करना चाहिए कि वो दूसरों से एक आइसोलेशन इख्तियार करे, दूर रहे और कॉन्टैक्ट ना हो ऐसे पेशेंट के साथ। ऐसे बच्चों को स्कूल से छुट्टी करानी चाहिए और इनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि अगर बुखार है तो बुखार कम करने के लिए दवाई दें, दर्द है तो दर्द के लिए दवाई दें। और जनरली ये देखा गया है कि जो खाने की चीज़ें जिनसे ज़्यादा थूक प्रोड्यूस होती है, जैसे खट्टी-मीठी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब भी ये चीज़ें कंज़्यूम होंगी तो इस ग्लैंड में दर्द होगी। उसके अलावा फ्रूट जूसेस वग़ैरह भी अवॉइड करें। फिर जो बहुत सख्त ग़िज़ा है, उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि जितना सख्त फूड होगा उतना ज़ोर लगेगा उसको चबाने में और चबाते हुए वैसे ही पेशेंट को दर्द हो रही होती है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल सॉफ्ट सी, नरम सी ग़िज़ा लें जो बच्चा तंग ना हो खाते हुए। फिर थोड़ा-सा कोल्ड कंप्रेस करने से भी कुछ लोगों को आराम आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सबसे पहले तो ज़रा तशख़ीस कराने के लिए तो आपको जाना ही चाहिए। उसके बाद जनरली स्पीकिंग ये कुछ वार्निंग साइन्स हैं, अगर ये आएँ तो डॉक्टर से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जैसे कि गर्दन का अकड़ाव, बहुत ज़्यादा सीवियर सर में दर्द, नौज़िया, वॉमिटिंग, बहुत शदीद पेट में दर्द, पेट ख़राब होना, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी कि मरीज़ बहुत ज़्यादा ग़ुनूदगी की तरफ जा रहा है, या खुदा न ख़ास्ता कोई फिट्स पड़ रहे हैं, या वैसे भी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हिस्ट्री लेंगे, मुआयना करेंगे। डायग्नोसिस वैसे तो देख के ही पता चल जाता है कि मम्प्स का पेशेंट है, लेकिन अगर ज़रूरी समझें तो कुछ टेस्ट भी ऑर्डर हो सकते हैं। वो टेस्ट ब्लड के, पेशाब के या थूक के मुतालिक हो सकते हैं। बुखार चेक होता है, समटाइम्स गला देखता है डॉक्टर, समटाइम्स जो टॉन्सिल्स होती हैं उनकी पोज़ीशन थोड़ी-सी पुश हुई होती है एक साइड की तरफ, क्योंकि वो जो ग्लैंड है वो इतना स्वोलन होता है कि वो टॉन्सिल्स को पुश करता है।
फिर बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सीएसएफ सैंपल भी ले सकते हैं, ये आमतौर पे कभी भी नहीं किया जाता टेस्ट। तो डायग्नोसिस कैन बी क्लिनिकल, इट कैन बी ड्यू टू आरटी पीसीआर बकल स्वाब, कल्चर बकल स्वाब, आईजीएम एलाइजा वगैरह के साथ डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है, लेकिन होता नहीं होता, अमूमन क्लिनिकल ही होता है। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन करवाएं, प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें, क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें इन्फेक्टेड पेशेंट से, जब भी छींक हो खांसी हो तो अपने मुंह को कवर करें, अपने नाक को कवर करें, और ऐसे पेशेंट के साथ उसकी कोई भी चीज़ शेयर ना करें। आउटलुक ये है कि जनरली ये खुद ही ठीक हो जाता है, चंद दिन रहता है, और अगर जब ये आपको हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इसके लिए इम्यूनिटी होती है। बहुत रेयर केस है, वेरी वेरी रेयर कि ये दोबारा हो, वैसे नहीं होता, एक दफ़ा ही होता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी अनकॉमन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, जहाँ पे मैं रोज़ मेडिकल कंटेंट डालती हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।